गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसमें अध्याय 3 जल संसाधन। संसाधन के बारे में आप सभी को पता है। क्या होता है संसाधन? वे सभी वस्तुएं या प्रकृति से प्रदान वे सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। तो जल है, जल भी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग करता है, जैसे कृषि के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए या बहुत सारे अन्य कार्य हैं जिन को पूरा करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज हम अध्ययन करते हैं जल संसाधन का। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, यानी लगभग 75% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यानी लगभग वो कितना है? 3% ऐसा जल है जो कि कैसा है, जो पीने योग्य है। बाकी जो 97% है, लगभग 97% है वो नमकीन यानी लवणीय जल है जिसको पीने में प्रयोग नहीं किया जाता। यह लवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। यानी जो अलवणीय जल है, जो मीठा जल है, वो हमें भूमि यानी नदियों से प्राप्त होता है जैसे, या भूमिगत जल के रूप में प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। यानी जल क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका नवीकरण होता है, एक सर्कल होता है जल चक्र। जिस प्रकार आप देखते हैं समुद्र का जो जल है वाष्प के रूप में बादल बनता है, बादल से फिर बारिश होती है, बारिश का पानी नदियों से होता हुआ समुद्र में जाता है, फिर वही प्रक्रिया। तो ये क्या है कि नवीकरणीय संसाधन है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? यानी 2025 तक 20 करोड़ लोग ऐसे हो जाएंगे जिनको जल यानी पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ तथ्य दिखाए गए हैं, कुछ तथ्य और आंकड़े हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% अलवणीय जल है, यानी पीने योग्य जल है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों यानी बर्फ की नदियों के रूप में मिलता है। हिमनद क्या होते हैं? बर्फ की नदियाँ। जबकि 30% से थोड़ा सा भाग या थोड़ा कम भौम जल यानी भूमिगत जल से जलभृत के रूप में पाया जाता है। भारत विश्व की वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, वृष्टि का मतलब है वर्षा का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बातें भी इसके अंदर कि क्या इम्पोर्टेंट है कि विश्व का कुल आयतन, जल का आयतन कितना परसेंट है जो लवणीय महासागरों में पाया जाता है? 96.5%, यानी जो लवणीय है। जो शुद्ध जो जल है लगभग 70% भाग कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में, बर्फ और चादरों में, हिमनदों में के रूप में पाया जाता है और 30% भाग भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और भारत की विश्व की कुल जो वर्षा होती है वो कितने प्रतिशत होती है? 4% होती है। प्रति व्यक्ति यानी प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में भारत का 133वां स्थान है। भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। यानी जल के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, क्यों इसकी संरक्षण की ज़रूरत है? वैसे आपको पता है, आप देखते हो कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ बाढ़ आ जाती हैं, पानी क्या होता है वेस्ट में चला जाता है,
तो वो पानी क्या होता है, बाढ़ वाला पानी हो, पीने योग्य नहीं होता है, तो उस पानी को हमें लवणीय में शामिल नहीं करते। जल के विशाल भंडार और नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान जाता है। हमारे मानस पटल पर यानी हमारे मनुष्य की जो बुद्धि है, दिमाग है, पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करते हुए पनिहारिनों यानी औरतों का, जन पानी लेने वाली जो औरतें होती हैं, के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नता है। जैसे हम देखते हैं, यदि हमें भारत के उत्तरी भाग की बात करें, दक्षिणी भाग या तटीय प्रदेशों की बात करें या पूर्वी भागों की बात करें तो वहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। लेकिन हम पश्चिमी भाग फॉर एग्जांपल जिसमें राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा की बात करते हैं तो हम बारिश बहुत ही कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चित्र आपको दिखाए गए हैं। यहाँ बाढ़ का दृश्य है। यहाँ पर एक औरतें हैं जो लंबी कतारों में खड़ी हैं। ये पनिहारिन है जो पानी लेने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करती है। आपको दिल्ली जैसे महानगरों में इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो देखने को मिल सकती है। चलिए आगे चलते हैं। क्या यह संभव है कि किसी एक क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? शायद नहीं, वास्तविकता भी है। यदि हम समुद्री क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वो क्या है, पीने योग्य नहीं होता क्योंकि वो लवणीय होता है या अन्य उसके कार्यों में भी हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते। हमारे कई शहर इसके उदाहरण। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकती है। यानी जल दुर्लभता का प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और उसका असमान वितरण है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। जैसे हम कुछ क्षेत्र ऐसे देखते हैं जहाँ पर धान की जो खेती की जाती है, पानी की कमी है, यानी सिंचाई के जो है वो ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है, जिससे क्या हो जाता है, इसका भारी भरकम नुकसान होता है कि वो भूमिगत जल समाप्त हो जाता है। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है, यानी जिसको हम अपनी लैंग्वेज में चोवा बोलते हैं, हरियाणवी लोग लैंग्वेज में, वो क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी आ सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों यानी बड़े बड़े जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ उनके घराने हैं के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों की अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई, यानी जल की भी आवश्यकता है और ऊर्जा यानी बिजली की भी आवश्यकता है। तो दोनों का दोनों जो दबाव है, बोझ है, वो जल के ऊपर पड़ता है। अपितु इनसे संबंधित समस्या और भी गहरी हुई है। यानी समस्या क्या है? जल की उपलब्धता। अपितु इससे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों और या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है।
अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के कारण के बारे में विचार कर रहे हैं जहाँ लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन हैं, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। अब यहाँ पर आता है कि जल संसाधनों की जो गुणवत्ता है उसके ह्रास के क्या कारण हैं। तो ये जो आपको दिखाए गए हैं ये सभी क्या हैं, इसके ह्रास के कारण है। ये आपको दिखाया गया है, ये सभी क्या हैं, ह्रास के इसके कारण दिखाए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय और मांग की हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा जो इससे क्वेश्चन बनता है कि जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये जो इसके अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं ये सभी बातें क्या दर्शाते हैं कि जल का जो प्रबंधन है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।